इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के दरमियान आपके मन में शायद कई बार ये ख्याल आया होगा कि आखिर अमेरिका की कौन सी मजबूरी है कि वो आंख बंद करके इसराइल के साथ बहुत ही मजबूती से खड़ा है। उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? आखिर अमेरिका इसराइल से बहुत दूर है, करीब 9,500 किलोमीटर की दूरी पर है। ना वो मिडल ईस्ट में है, ना वो एशिया में है, ना ही अमेरिका में बड़ी संख्या में यहूदी रहते हैं। किसी भी तौर पर अमेरिका और इसराइल का बज़ाहिर कोई कनेक्शन नज़र नहीं आता है। लेकिन उसके बावजूद आखिर क्या कुछ रीज़न है कि अमेरिका इसराइल के साथ बहुत ही मजबूती के साथ हमेशा से खड़ा है, रोज़े अव्वल से, यानी जिस दिन से इसराइल का क़याम हुआ उसी दिन से खड़ा है और बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा है। तो चलिए इस सवाल का जवाब इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करते हैं। दरअसल बात यह है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो 50 स्टेट्स का एक मजमुआ है और उसमें जो जनसंख्या है वो अधिकतर जनसंख्या क्रिश्चियंस की है। वैसे तो अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन 33 करोड़ से ऊपर है, लेकिन उनमें से अगर ज्यूज़ की बात करें तो ज्यूज़ की जनसंख्या केवल और केवल 60 लाख है और वहीं अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 2.4% में आते हैं। यानी 100 में से करीब करीब 2.5% यहूदी हैं, बाकी या तो क्रिश्चियन हैं, या तो कोई दूसरे धर्म के हैं, या तो मुसलमान हैं, या तो कोई मज़हब के नहीं हैं। ओवरऑल ये कहें कि अमेरिका की कुल पॉपुलेशन का मुट्ठी भर हिस्सा यहूदी है। उसके बावजूद अमेरिका इसराइल के साथ मजबूती के साथ इसलिए खड़ा है, उसके पीछे का 3 बुनियादी कारण है। उनमें से पहला है यूएस लॉन्ग रनिंग मिडल ईस्ट स्ट्रेटजी, नंबर 2 यूएस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और नंबर 3 अ सॉलिड प्रो इजराइल लॉबी इन यूएसए। इन तीनों कारणों की वजह से अमेरिका आंख बंद करके इसराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले यूएस लॉन्ग रनिंग मिडल ईस्ट स्ट्रेटजी। इसका मतलब यह है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में शीत युद्ध यानी कोल्ड वार की शुरुआत हो गई और मिडल ईस्ट जैसे स्ट्रेटजिक लोकेशन को कोई भी खोना नहीं चाहता था और अमेरिका ने इस संबंध में इसराइल को चुना, क्योंकि अमेरिका को मिडल ईस्ट के एरिया में एक पार्टनर की ज़रूरत थी और वो इसराइल के रूप में अमेरिका को वो पार्टनर मिल गया। यही कारण है कि अमेरिका ने इसराइल के बनते ही पहले ही उसको रिकग्नाइज कर लिया, उसको एक कंट्री के तौर पर मान्यता दे दी। अब सवाल ये है कि आखिर अमेरिका को मिडल ईस्ट में अपना पैर जमाए रखने की क्यों ज़रूरत थी? तो उसके पीछे का 2 बुनियादी कारण था। एक मकसद ये था कि जिस तरीके से जो रेड सी का एरिया है उसके बाद में मेडिटेरेनियन सी है और उसके बीच में जो सुएज कैनाल है, आप यूँ कहें कि यूरोप से एशिया को जोड़ने वाला जो रूट है, अमेरिका को अगर इस तरीके से कहीं जाना माना हो या उस एरिया में अपना कोई भी मामला करना हो तो उस रूट का इस्तेमाल कर सकें। ये एक स्ट्रेटजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। और दूसरी सबसे अहम बात ये थी कि मिडल ईस्ट में तेल के रिसोर्सेज के चलते यूएस का इंटरेस्ट था कि वो इसराइल का सपोर्ट करे। तो ये 2 बुनियादी कारण थे जिसकी वजह से अमेरिका को मिडल ईस्ट के इलाके में अपना पैर जमाए रखने की ज़रूरत थी। हालांकि अमेरिका ने कई सारे मिडल ईस्ट के देशों को अपने चंगुल में कर रखा था, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका के ये चंगुल से बाहर निकल सकते हैं, जैसे कि 1973 में शाह फैसल निकल गए थे और आजकल MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान भी निकलते हुए कमोवेश नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये कहें कि अमेरिका को एक ऐसे पार्टनर की सख्त ज़रूरत थी जो मिडल ईस्ट में उसके साथ बहुत ही ईमानदारी के साथ वफादारी करे। तो वो इसराइल के रूप में उसको मिल गया। इसी वजह से वो मजबूती के साथ इसराइल के साथ खड़ा है। ये तो एक सामरिक रिश्ते की बात है। अब दूसरा जो मेन वजह है कि इसराइल के साथ अमेरिका क्यों खड़ा है, उसकी बेसिक वजह ये है कि यूएस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आप इसको अगर समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि वोट बैंक की राजनीति। अच्छा, वोट बैंक की राजनीति अमेरिका में किस तरीके की है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका में जो पॉपुलेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका में कुल 33 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन है और उनमें ज़्यादातर जो आबादी है वो क्रिश्चियन की है। ज्यूज़ की केवल 33 करोड़ में सिर्फ 60 लाख यहूदी हैं। उसके बावजूद जब इसराइल और फ़लस्तीन के मुद्दे की बात आती है तो करीब 60 से 70% अमेरिका की आबादी इसराइल का समर्थन करती है, जबकि केवल 20 से 30% आबादी ही फ़लस्तीन का समर्थन करती है। अब आप ऐसे में खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर अमेरिका की 60 से 70% आबादी इसराइल का समर्थन करती है तो इसराइल की जो भी गवर्नमेंट होगी या जो भी पॉलिटिशियंस होंगे उनकी लीनिंग, उनका रुझान किस तरफ होगा? जाहिर है कि इसराइल ही की तरफ होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें अमेरिका में चुनाव जीतना है। तो ये जो पूरा मामला है वो वोट बैंक की राजनीति वाला मामला है। उसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा अहम पहलू ये है कि अमेरिका के अवाम की एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है कि उनका जो सेंटिमेंट है वो ये है कि मिडल ईस्ट के इलाके से फंडामेंटलिज्म को ख़त्म किया जाए और अमेरिका और इसराइल मिल करके इसका सामना कर सकते हैं और बगैर इसराइल के सपोर्ट के ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट अमरीकी अवाम के सेंटिमेंट का ख्याल रखते हुए इसराइल का समर्थन करती है
और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम पहलू ये है कि अमेरिका में जो आबादी है वो ज्यूज़ की गर्चे कम है, लेकिन एक बड़ी संख्या क्रिश्चियंस की ऐसी है जिनको एवांजेलिकल क्रिश्चियन कहते हैं। वो पूरे अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या में हैं और एवांजेलिकल क्रिश्चियंस आमतौर पर वो प्रो ज्यूज़ हैं, प्रो इज़राइल हैं। तो अब ऐसी सूरत में ये दोनों यानी ज्यू और एवांजेलिकल क्रिश्चियन और एक और फैक्टर सामने आ जाता है जिसको ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट कह सकते हैं। इन तीनों की खिचड़ी ने मिला करके अमेरिका के पब्लिक ओपिनियन को एक तरीके से हमेशा से एक तरफा कर रखा है। यही कारण है कि कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट कभी भी अपने चुनावी कैंपेन में इन तमाम चीज़ों को दरकिनार नहीं कर सकता है और इन तीनों की तिकड़ी के साथ ही वो चुनाव जीतता है। और अमेरिका द्वारा इजराइल की खुलकर मदद करने का एक तीसरा कारण ये है कि अ सॉलिड प्रो इजराइल लॉबी इन यूएसए, यानी अमेरिका के अंदर प्रो इजराइल की एक बहुत मजबूत लॉबी है जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट को मजबूर करती है कि वो हर हाल में इजराइल का सपोर्ट करे। जैसे कि अमेरिका में कई सारे ज्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पब्लिकेशंस हैं, एकेडमिशियंस हैं, थिंक टैंक्स हैं और फंडिंग होती है बड़े पैमाने पर। आप यूँ कह लीजिए कि इन तमाम का कॉम्बिनेशंस बना करके अमेरिका की जो ज्यू लॉबी है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का तख्ता पलटने और तख्ता बनाने के लिए काफ़ी होती है। जैसे अगर हम बात करें ज्यूज ऑर्गेनाइजेशंस की, तो उसमें एक क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अमेरिका के चुनाव में। इस तरीके से पब्लिकेशंस की बात करें जो कि मीडिया को कंट्रोल करता है, कमेटी फॉर एक्यूरेसी इन मिडल ईस्ट रिपोर्टिंग इन अमेरिका, इसको आप कैमरा भी कह सकते हैं, और ये मीडिया को कंट्रोल करता है अमेरिका में। और याद रखिए ये तमाम ज्यूज़ लॉबी हैं। इसके अलावा कई सारे ज्यूज़ थिंक टैंक हैं अमेरिका में, उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर थिंक टैंक है जिसको कैंपस वॉच कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये अमेरिका की पॉलिसी को असरअंदाज करता है। इसी तरीके से फंडिंग जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बगैर पैसे के तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ज्यूज़ जो आबादी है वो हमेशा से रिच रही है, हमेशा से समृद्ध रही है। अमेरिका में भी ज्यूज़ की आबादी बहुत ज़्यादा अमीर है और वो बड़े पैमाने पर फंडिंग करती है। फंडिंग की जब बात आती है तो बाज़ाब्ता स्ट्रक्चरल तरीके से ऑर्गेनाइजेशन वे में फंडिंग की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और जिसको चाहा जाता है चुनाव में उसको हराया या जिताया जाता है। और उसके लिए एक कमेटी काम करती है, AIPAC, द अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी। ये अमेरिका की सबसे मजबूत प्रो इसराइल लॉबी है और ये लॉबी अमेरिका में इलेक्शन की फंडिंग से लेकर कांग्रेस के लेजिस्लेचर्स को डिजाइन करने तक सब कुछ मैनेज करती है अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के जरिए से। याद रखिए ये दोनों पार्टियों को पैसा देती है, डेमोक्रेट्स को भी देती है, रिपब्लिकन्स को भी देती है। 2020 के इलेक्शन में रिपब्लिकन्स को कम दिया गया था और डेमोक्रेट्स को ज़्यादा दिया गया था, और डेमोक्रेट आसानी के साथ जो बाइडेन जीत गए थे। तो यानी जो पार्टी अमेरिका में चुनाव जीतती है तो आप ये मान के चलिए ये बहुत बड़ा रोल होता है AIPAC का, क्योंकि असल में पैसा ही तो सब कुछ होता है। एक बहुत ही बड़ा प्राइवेट बैंक है जो अमेरिकन गवर्नमेंट को कर्जा देता है, वो फेडरल रिजर्व बैंक ज्यूज़ का है। अब जाहिर सी बात है कि अमेरिका में अगर ज्यूज़ इतने ज़्यादा मजबूत हैं तो कोई भी गवर्नमेंट प्रो इजराइल क्यों नहीं रहेगी, प्रो ज्यूज़ क्यों नहीं रहेगी, चाहे वो डेमोक्रेट की गवर्नमेंट हो या रिपब्लिकन की गवर्नमेंट हो। और आपको एक दिलचस्प बात बता दें कि इजराइल के हितों की रक्षा अमेरिका इतनी ईमानदारी के साथ करता है कि अब तक UN में 43 बार ऐसा मौका आया जब इजराइल के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करने की बात आई और अमेरिका ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इजराइल के खिलाफ किसी भी प्रकार के रेजोल्यूशन को पास होने से मना कर दिया। ये अमेरिका की वफादारी है इजराइल के लिए। और उसके पीछे का जो मैंने आपको बुनियादी कारण बताया वो बेसिकली 3 कारण था। US लॉन्ग रनिंग मिडल ईस्ट स्ट्रेटजी, नंबर 2 US इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जिसको हम लोग अपनी भाषा में वोट बैंक की राजनीति कहते हैं, और तीसरे नंबर पे सॉलिड प्रो इजराइल लॉबी इन USA। इन्हीं बुनियादी 3 कारणों की वजह से अमेरिका हमेशा प्रो इजराइल रहता है, वरना कोई भी अमेरिकन कैंडिडेट चुनाव अमेरिका में जीत ही नहीं सकता। अगर जीत भी जाएगा तो उसका हश्र ठीक नहीं होगा। आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अब्राहम लिंकन का कत्ल करवा दिया गया था, जॉन एफ कैनेडी का कत्ल करवा दिया गया था, एंड्रयू जैक्सन का कत्ल तो नहीं कराया जा सका, लेकिन पूरे अमेरिका की इकॉनमी को क्रैश करा दिया गया था, यानी उसको बेइज्जत कर दिया गया था। ओवरऑल ये कहें कि जो भी यहूदियों की ज्यूज़ की चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश करेगा उसको या तो मरवा दिया जाएगा या फिर उसको बेइज्जत कर दिया जाएगा, उसकी सरकार को गिरा दिया जाएगा। आपको याद होगा कि 2008 में एक व्यक्ति था जो कि डॉक्टर रॉन पॉल नाम का था। वो प्रो इजराइल नहीं था, वो एक बेहतरीन और अच्छा ईमानदार क्रिश्चियन था। वो भी चुनाव लड़ रहा था, लेकिन
उसके साथ जो कुछ भी वहाँ की मीडिया ने हश्र किया था, आप सबकी नज़रों के सामने होगा, क्योंकि उसको पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया में ब्लैकआउट कर दिया था। वो केवल यूट्यूब पर और कुछ अपनी इसी तरह के चैनलों पर अपनी बात कह सकता था। हज़ारों वीडियोज़ उसके यूट्यूब पर पड़े हुए हैं डॉक्टर रॉन पॉल के। इतनी अहम बातें जो कि प्रो अमेरिका हो, प्रो कंट्री हो, लेकिन उसके बावजूद वो प्रो इज़राइल ना था, इसकी वजह से उसको कंप्लीटली ब्लैकआउट कर दिया गया था और वो चुनाव जीत ही नहीं सकता था। कोई शायद उसका नाम तक ना जानता हो डॉक्टर रॉन पॉल का। ओवरऑल ये है कि अमेरिका की पॉलिसी शुरू से ज्यूज़ के फ़ेवर में रही है। हालाँकि एक दिलचस्प बात ये है कि क्रिश्चियन और ज्यूज़ इन दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा खुरेज़ी रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ रही हैं। मुसलमानों से तो लड़ाई अब जा कर के हुई है ज्यूज़ की, लेकिन इन ज्यूज़ ने बहुत ही चालाकी के साथ जूडो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन का एक टर्म दिया। हालाँकि क्रिश्चियन अलग सिविलाइजेशन है, जूडो अलग सिविलाइजेशन है, उसको दोनों को मिला दिया और कहा जूडो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, जबकि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ थे, एंटी थे, लेकिन इतनी चालाकी के साथ दोस्ती की और अपना एक थर्ड दुश्मन मुसलमान के रूप में तलाश कर लिया गया और आखिरकार अब जूडो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन ये दोनों आपस में गहरे दोस्त हैं और मुसलमान एक दुश्मन के रूप में यहूदियों को मिला हुआ है और यहूदी अपनी इसी चालाकी का फ़ायदा उठा करके अमेरिका के लगभग 33 करोड़ जनता की गर्दनों पर सवार हैं और वहाँ की हुकूमत के कान को ऐंठ करके जिधर चाहते हैं जिस डायरेक्शन में मोड़ देते हैं। ये यहूदियों की शक्ति है और उस शक्ति को हमें ईमानदारी के साथ सैल्यूट करना चाहिए। वैसे दोस्तों, इस पूरे इशू पर आपकी जो भी राय बनती हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरीज़ आपको बनाकर देते रहते हैं।